चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 का पार्ट सी हम बात कर रहे हैं। ये सत्य असत्य वाला है, कहीं पे भी आपको रीजन लिखने नहीं पड़ते हैं, बस सही है गलत है। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है कि नहीं है? एक तो ए बोलो सत्य, बी बोलो असत्य। तो या तो सत्य बोल दो या तो असत्य। कई बार तुक्के से आपका सही भी हो जाता है। तो वही खालिस्तान वाले में आपके पास तुक्का वाला कोई चांस नहीं रहता है, बस इसमें रहता है। लेकिन आप बोलेंगे वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है, तो ये शून्य होता है करके बता दिया खुद। आपको बताना है क्या ऐसा होता है, क्या एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है कि नहीं। तो आप देखेंगे जब भी हम क्या बनाते हैं इस प्रकार से चतुर्थांश बनाते हैं बेटा, तो एक को बोलते हैं क्या एक्स अक्ष और एक को क्या बोलते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पे ये वाला मेरा एक्स अक्ष है और ये वाला क्या है वाई अक्ष है। तो आप देखेंगे वाई अक्ष पे अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ, अगर ये लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1 2 और ये 3, तो इस पॉइंट को मैं कैसे बताऊंगा? अगर ये ए पॉइंट है तो इसमें मैं बोलूंगा एक्स से कितनी दूरी पे है, तो एक्स से ये तो इधर जब खिसकता है तो हम बोल देंगे एक्स से दूरी है, तो एक्स में कोई दूरी नहीं है। वाई में कितना है? 3 है। वाई में ऊंचाई की ओर बढ़ा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 3 है। लेकिन ये एक्स से कहीं भी नहीं खिसका, ना तो आगे बढ़ा ना तो पीछे गया, इसलिए एक्स अक्ष में सॉरी वाई अक्ष में एक्स वाले का निर्देशांक क्या होता है? शून्य होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर इसी को क्वेश्चन क्या कर दे, पलट के बोल दे, क्या बोल दे कि एक्स अक्ष पर कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, तो वाई वाला निर्देशांक क्या होता है? शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अल्टरनेटिवली पूछे जा सकते हैं, आपको दोनों ही याद रखना है। याद क्या रखना है, अगर आपको ये ग्राफ में ये प्लॉटिंग जो है आपको समझ में आता है पॉइंट को, तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। अभी मेरे ख्याल से ये वाला आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वाई अक्ष में बोलेंगे, मान लीजिए एक्स अक्ष में बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वाई में ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, है कि नहीं? ये तो सिर्फ किधर मुड़ गया? पीछे की ओर गया। तो यहाँ पे जब हम एक्स अक्ष की बात करेंगे तो वाई निर्देशांक क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। और जब वाई अक्ष पे बोलेंगे कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सत्य सत्य में बोला गया है, आपको यहाँ पे लिखना क्या है? सही या तो गलत। बोला है दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम कहने का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक त्रिभुज है, ये क्या है मेरा? त्रिभुज। अब इसका एक भाई बना देते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं? भाई, जो कि जुड़वा है। क्या है? जुड़वा। ये देखो ये भाई आ गया। अब भाई को हम इसके ऊपर और लगा देंगे तो पता चल रहा है आपको, इसके ऊपर जस्ट अगर मैं फिट कर दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दो दो त्रिभुज है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पता चल रहा है। लेकिन जब बोलेंगे दो त्रिभुज, अभी दो त्रिभुज है एक्चुअल में, क्योंकि हाँ सर्वांग सम का मतलब हो गया उनकी सारी साइड क्या होती है? एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, प्लेस कर दिया ना इसके ऊपर, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये क्या है, दो ठो है। पता चल रहा है क्या? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। ऐसी आकृति जो एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर दें, एक के ऊपर एक रख दें, तो वो क्या करती है? पिछले वाले को जस्ट ढक लेती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। हमेशा समरूप होंगे। समरूप मतलब देखने में डिट्टो होगा। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि समरूप का मतलब क्या होता है? दिखने में सेम होना चाहिए, चाहे वो बड़े साइज का लो या छोटे। जैसे मैं बोलूंगा ये, अगर मैं इसको जूम ऐसे करता हूँ, ये दिखने में तो सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है। अगर इसको आप बोलेंगे सर्वांग सम, तो कहाँ का सर्वांग सम है? नहीं है भैया, ये सर्वांग सम, सर्वांग सम नहीं है। तो आप देखेंगे बेटा ये सर्वांग सम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इनकी भुजाएं जो है सेम नहीं होती। तो सर्वांग सम में हमेशा समरूप होता है, ये ध्यान रखना। सर्वांग सम बोले यानी कि सभी भुजाएं एक जैसा ही बोल रहे हैं, तो दिखने में भी क्या होंगे? वो एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर वो समरूप बोलते, क्या बोलते? समरूप। समरूप, समरूप का मतलब कभी भी हमेशा समान होगा जरूरी नहीं है। देख लो समरूप में है, दिखने में जरूर एक जैसे हैं। जैसे मैं बोलूंगा ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ जो त्रिभुज है वो ए बी सी के समरूप है, दिखने में सेम है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। लेकिन जब हम सर्वांग सम बोलेंगे तो समरूप होगा, ये कंपलसरी है। बात समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो आप ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी कैसे डिपेंड करता है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो इक्वल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ये देखो ना, ये अलग अलग है, दिखने में सेम है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, ये तो क्या पूछ दिया मेरे से, बच्चे बच्चे को ये याद है मेरे ख्याल से। क्या बोला गया है? टेन 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होता है। अरे होता है भाई, होता है। हम यहाँ पे जहाँ याद रखना, टेन 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोण वाले हैं बेटा, याद है आपको? पूरा कोण
पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। तो पूरक कोण वाले में क्या होता है कि टेन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉट थीटा में, और वही कॉट को बोलेंगे तो क्या हो जाता है, एकदम आसान है। आपको इसके जगह दूसरा पलट के भी देंगे तो आप समझ जाना कि इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसको याद रखने के लिए आपको एक हेक्सागोन बताया था मैंने, ये हेक्सागोन है मेरे, और यहाँ पे लिखते हैं साइन कॉस टेन, अब कॉट, टेन का कॉट, टी से शुरू टी पे खत्म, और यहाँ पे कॉसेक, सारे सी वाले एक साइड हो जाते हैं, और फिर बचा क्या, सेक। आप देखोगे तो जब भी हम यहाँ पे साइन और कॉस को बोलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ये दोनों आपस में पूरक है। तो टेन और कॉट का जिस प्रकार से रिश्ता है उसी प्रकार से साइन और कॉस का भी होगा, और सेक और कॉसेक का भी होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर ऐसा दिए गए तो आप क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मैंने सारे डिस्कस कर दिए, ठीक है। एक पेयर ये बन गया, लास्ट पेयर अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको बेटा ये कोई सा भी दे सकते हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि ये हमेशा यही क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको भाई भी याद रखना है। अगर ये पता है तो इसका भाई क्या आ सकता है एक नंबर के लिए, ये भी आपको याद रखने जरूरी होते हैं, तभी जाके आपको पूरे पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होते हैं, सिर्फ 4 से लेकर उससे बड़े नंबर के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके क्या क्या भाई बन सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप देख लो भाई हैं इनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ये तो आपको बचपन से याद है, मेरे ख्याल से क्लास 9 में जब आपने पहली बार, है ना, क्या पढ़े थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े थे, उसी समय से आपको ये पता है कि मूलधन पर ही हम क्या करते हैं, ब्याज की गणना करते हैं। तो ये तो कोई नया बात है नहीं, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए कि मूलधन क्या होता है, जिस धन पे ब्याज की गणना की जाती है, वह धन जिसपे हम क्या करते हैं, पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, एक्स्ट्रा पैसा को। और जो पैसा सबसे पहले हम बैंक में जाके जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, समीकरण निकाय में यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो हमको एक अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय हल का मतलब एक ही आंसर मिलता है और उसके अलावा कोई आंसर नहीं मिलता है। अब आपको देखोगे तो इस प्रकार से जब दो समीकरण, रैखिक समीकरण, देखो दो चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्न है, तो जैसे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, अगर इनको युगपत समीकरण बोलें, मतलब जहां पे x और y की दोनों सेम वैल्यू के लिए क्या होता है, सही होता है, तो इनके गुणांकों के लिए हम इन क्राइटेरिया को देखते हैं। पहला कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो इनके क्या होते हैं, एक कोई भी हल नहीं होता है, ऐसे का कोई क्या नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। जहां पे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो है, लेकिन वो C1 बटे C2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। लेकिन इन क्राइटेरिया में अगर देखें तो इसमें क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। अनंत हल कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, एक्स और वाई के बहुत सारे क्या आ सकते हैं, आंसर आ सकते हैं। लेकिन जहां पे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर ना हो तो वहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अद्वितीय हल होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं, वो तो इस वाले कंडीशन में होता है। समझ में आ रहा है। तो अद्वितीय हल देने के लिए दोनों A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए था B1 बटे B2 के, तो यहाँ पे अद्वितीय हल बोल रहा है, मतलब ये रॉन्ग बोल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, असत। अब देखो इनका भाई भी है, 3 इनके भाई हैं, 2 भाई और बचे हैं, अगर उनके ऊपर भी अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर आने चाहिए।